हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से जो है हम एसआईक्यू के पार्ट 4 को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लोक विकास एवं पर्यावरण को पीपल एंड एनवायरनमेंट भी कहते हैं। तो इस यूनिट से भी 5 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस श्रृंखला में या इस सीरीज में मैंने 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में मैंने आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराया है। उसके बाद के जो वीडियो मैंने आपको पार्ट 3 प्रोवाइड किया था उसमें मैंने 12 क्वेश्चन के आसपास आपको कराया था, लेकिन डिटेल्स के साथ उसे कराने का मैंने प्रयास किया था। तो मैंने आपसे वादा किया था कि रेगुलर बेसिस पे मैं आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। इसके साथ ही साथ बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सर आप जो रीजनिंग वाला हमारा यूनिट है उससे भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न को जो है कवर कराएं। तो बेसिकली रीजनिंग वाला जो पार्ट आता है वो आपका गणितीय तर्क और अभिवृत्ति वाले यूनिट के अंतर्गत ही आता है। उसमें कुछ क्वेश्चन, जैसे कि 5 क्वेश्चन आपका है तो उसमें से 2 क्वेश्चन हो सके तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का, जिसमें लाभ हानि आपका हो गया, संख्या पद्धति हो गया, अनुपात समानुपात, औसत, समय कार्य, इससे संबंधित 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए और 3 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका अक्षर श्रृंखला हो गया, फिर उसके बाद से आपका रिलेशन, ब्लड रिलेशन है उससे संबंधित। तो वो सारे क्वेश्चन मैं टाइप कर रहा हूं, उसको भी मैं आपको करा दूंगा जैसे कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता रहे थे। और भी कोई यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी तो उससे संबंधित भी प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा सर इस यूनिट से मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। क्वेश्चन टाइप हो गया और नेक्स्ट वीडियो आपको रीजनिंग वाले पार्ट में मिल जाएगा। तो देखिए, सारे क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करना है और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करिएगा और वीडियो के एंड में अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। मैं प्रयास करूंगा कि प्रश्नों के बारे में डिटेल में आपको बताऊं ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में जल की अधिकतम खपत होती है। जैसे कि आप अपने घर में किसी भी चीज़ की खपत करते होंगे, चाहे अनाज हो गया और भी सारी चीज़ें होती हैं, तो उसी प्रकार से हमारी कंट्री भी अलग अलग चीज़ों के रिक्वायरमेंट के लिए चीज़ों की खपत करती है। तो बेसिकली यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में किस उद्योग में जो है जल की अधिकतम खपत होती है, यानी जल को अधिकतम खर्च किया जाता है किस इंडस्ट्री में। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ताप विद्युत संयंत्र में। देखिए, ताप विद्युत संयंत्र के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। तो जिनको पता है वो उनके लिए भी अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जो आप बिजली अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर बिजली जो है ताप विद्युत संयंत्रों के द्वारा आती है। अब इसमें बिजली कैसे बनती है, तो इसमें बिजली बेसिकली जो है आपका होता क्या है कि एक बॉयलर होता है जिसमें बहुत सारा पानी होता है और नीचे जो है कोयले को बर्न किया जाता है। कोयले के बर्न करने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी से पानी क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है और स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है कि उसको टरबाइन के पास ले जाया जाता है और उससे टरबाइन चलाया जाता है। तो जब टरबाइन चलती है तो उससे बिजली आपको मिलती है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो देखिए, आपको याद रखना है कि ये जल की जो अधिकतम खपत है, खपत कैसे माना जाएगा, यानी कि जो पानी का मूल सोर्स होता है उसको अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो दोबारा उस मूल में जो है या उस स्रोत में वो नहीं आ सकता, वो खपत माना जाएगा। ठीक है, जैसे कोई जलाशय है, वहां से हमने पानी निकाल लिया और उससे बिजली बना लिया बॉयल करके, तो अब तो वाष्पीकृत हो गया, वो एटमॉस्फेयर में चला गया, पौधों के द्वारा जो है अवशोषित भी कर लिया जाएगा, तो वो जो है उस जलाशय में वापस नहीं जा पाएगा, तो वो आपका खपत हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए, इसका जो खपत है परसेंटेज, जैसे टोटल हमारे भारत में जो इंडस्ट्री है उन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा खपत इसी में होती है। तो अगर मान लीजिए कोई 100%, मान लीजिए सभी इंडस्ट्री को मैं इसमें 100% करता हूं सभी इंडस्ट्री में, तो इस 100% में से 87% जो है
अकेले जो है यहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र में खपत होता है पानी का। याद रखना है आपको, जो मूल जितने भी पानी के हमारे सोर्स हैं, जो खपत हम इंडस्ट्रियों में करते हैं, उन सभी इंडस्ट्रियों में से 87% जो पानी है वो ताप विद्युत संयंत्र में खर्च होता है। तो आप समझ सकते हैं एक एक चीज के लिए हम पर्यावरण के जितने भी खजाने हैं या जितने भी संसाधन हैं उनका किस कदर हम इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिकली आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। अगर आपसे और अदरवाइज पूछ लिया जाए कि ताप विद्युत संयंत्र के बाद जो है किस उद्योग में पानी का सबसे ज्यादा खपत होता है, तो याद रखना है इंजीनियरिंग सेक्टर आपका है, जिसमें 5.1% जो है आपका पानी खर्च होता है। इसे याद रखना है। मान लीजिए ये नहीं पूछा जाएगा तो ये याद रखना है। फिर उसके बाद से भी अगर आगे पूछा जाए तो आपको याद रखना है पेपर इंडस्ट्री जो होती है उसमें 2.3% जो है खर्च होता है, 2.3%। तो इस तरीके से आप डेटा भी निकाल सकते हैं, तो याद रखना है आपको। उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा होगा और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले, अगर किसी भी कारणवश से समय के अभाव में पेपर 1 में आपका कोई यूनिट रह गया है और उसकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, और उन यूनिट में से अगर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का आपका यूनिट अच्छे से कवर नहीं हुआ है, जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी के जो टॉपिक्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हेतुआभास जिसे हिंदी में कहते हैं, तो वो आपका यहाँ पर कवर होने वाला है। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि आईएफएस इंस्टीट्यूट के तरफ से जो है आपको इस यूनिट से क्लास प्रोवाइड की जा रही है, और ये क्लास आपको 26 सितंबर 2022 को प्रोवाइड की जाएगी। 10 AM ये टाइमिंग आपका होने वाला है। इसके साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे दूंगा, उस लिंक के माध्यम से चैनल पे विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे विजिट करके इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण की जैव निगरानी के लिए उपयुक्त पादप कौन सा है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है। सभी अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन मैंने लिया है, और इसके साथ ही साथ जो है अभिकथन और कारण वाले भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो हर तरह के प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत देवदार, काई और शैवाल जो है सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण की जैव निगरानी के लिए उपयुक्त पादप यहाँ पर हैं। याद रखना है आपको, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है एक प्रकार की जो है गंध युक्त तीक्ष्ण विषैली गैस होती है। गंध मतलब बहुत ज्यादा गंध इससे आती है और बहुत ही विषैली गैस है। तो इसको आप एयर पोल्यूशन के अंतर्गत भी आप रख सकते हैं। याद रखना है इसका जो केमिकल फार्मूला होता है SO2 होता है। याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड का, और यह एक यौगिक है। याद रखना है कि ये क्या है, एक प्रकार का यौगिक है, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके SO2 का निर्माण करता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। और ये ज़्यादातर जो आपके इंडस्ट्रियल क्षेत्र होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, वहाँ से ये गैसें निकलती हैं, और कभी ज्वालामुखी क्रिया होती है तो वहाँ से भी ये जो है सल्फर निकलता है, जो कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके SO2 का निर्माण करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऑप्शन ए आपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भूकंप को बड़ा भूकंप होने की संज्ञा दी जाती है यदि रिक्टर पैमाने पर इसका प्रभाव निम्न क्षेत्र में होता है। यानी रिक्टर पैमाने पे जो है किस अंक पर जो है जो अगर भूकंप आए तो उसको बड़ा भूकंप कहा जाएगा। देखिए सिस्मोग्राफ के द्वारा जो है भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाया जाता है, और उसी में एक रिक्टर स्केल होता है, आप कह सकते हैं गणितीय पैमाना होता है जिसपे अंकों का अंकन होता है, और उसी पे जिस अंक की तीव्रता को मेजर किया जाता है उसके अनुसार ही भूकंप के प्रभाव का जो है आकलन किया जाता है या उसकी गणना की जाती है। याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से ही आपको अपना राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। 7.0 से लेके 7.9 के बीच में अगर रिक्टर स्केल पे भूकंप को तीव्रता को अंकित किया जाता है तो इसे बड़े भूकंप की संज्ञा दे सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा और रिक्टर पैमाने पे इसकी तीव्रता का पता लगाया जाता है, और रिक्टर जो पैमाना है या रिक्टर जो स्केल है वो एक प्रकार का गणितीय पैमाना है, ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी ने ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बायोमास को एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है। यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है उसके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो जीवाश्म ईंधन है उसका इस्तेमाल करने में, क्योंकि वो प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है ये आप सभी को पता है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है ये आपको बताना है। इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दहन के कारण वायु प्रदूषण होता है। अगर आप फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आपका पेट्रोल हो, डीजल हो, कोयला हो, अन्य और भी कोई जीवाश्म ईंधन हो, तो जब आप उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसका दोहन करते हैं, चाहे कोयला हो या पेट्रोल, तो उससे कुछ अपशिष्ट निकलते हैं गैस के फॉर्म में, जो कि हमारे वायुमंडल में घुल जाते हैं और वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अभिकथन और कारण वाला एक क्वेश्चन है। मैंने बोला था कि हर तरह का प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है। तो अभिकथन ए में दिया गया कि जलवायु परिवर्तन भारत में सामाजिक तनाव बढ़ाएगा। कारण क्या है इसका कि मौसम की चरम स्थिति की आवृत्ति और तीव्रता का खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अब इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं नहीं कहता हूं कि एज इट इज क्वेश्चन ऐसे ही डिट्टू कॉपी छप जाएंगे, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग भी लगाना होगा, ऊपर नीचे करके प्रश्न बनाए जा सकें। अगर आप अच्छे तरीके से समझे रहोगे सारी चीजों के बारे में जो तथ्य मैं बता रहा हूं, तो आप इजीली क्वेश्चन को बना लोगे। यहां पर जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो अब देखिए कैसे सही है, थोड़ा सा मैं इसे क्लियर कर देता हूं। तो जलवायु परिवर्तन भारत में सामाजिक तनाव बढ़ाएगा। अब देखिए जलवायु परिवर्तन जब होता है तो कहीं की जो स्थानिक मौसम है या जलवायु है उसमें काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जलवायु तो एक लंबी अवधि का पूरा एक सिनेरियो होता है कि जो लंबे काल तक, मान लीजिए ग्रीष्म काल ही रहता है, गर्मी रहता है, तो ग्रीष्म काल की जलवायु, मान लीजिए उष्णकटिबंधीय जलवायु उसको कह सकते हैं। जहाँ पे ठंडी है शीतोष्ण जलवायु, तो उसमें अचानक से परिवर्तन इस क्लाइमेट चेंज की वजह से आता है, जिससे हमारा ग्लोब गर्म होता है। और ये ग्लोब किससे गर्म होता है? जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जब उनमें अधिकता होती है। तो जब जलवायु परिवर्तन होगा तो भारत में सामाजिक तनाव बढ़ाएगा, ये जाहिर सी बात है। अब कारण मतलब किस कारण से ये बढ़ाएगा ये भी आपको समझ लेना है कि मौसम की चरम स्थिति की आवृत्ति और तीव्रता का खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो हम खाद्यान्न फसलें उगाते हैं अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग क्षेत्रों में, तो वहां पर इस क्लाइमेटिक चेंज या जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जो फसल आप उगाते थे किसी महीने में, वो उस महीने में फसल उग नहीं पाएगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर, क्योंकि हमारी जितनी भी कृषि है वो मौसम के अनुकूल है। अगर मौसम परिवर्तित होगा तो वो फसल उस मौसम में आप नहीं उगा सकते, क्योंकि उसकी विपरीत स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं देखिए इसीलिए मैं कहता हूं बहुत ज़्यादा समय लगेगा अगर बहुत डीप में मैं जाके प्रश्नों को आपको क्लियर करूं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि पर्यावरण के जितना करीब रहेंगे, पर्यावरण को जितना आप बचाएंगे, आपका जीवन उतना ही सुखमय होगा। भौतिक चीजें आपको कुछ क्षण के लिए सुख और सुकून दे सकती हैं, लेकिन पर्यावरण आपको और आपके आने वाली जनरेशन को सुख दे सकती है। इसीलिए पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हालिया अध्ययन में पता चला है कि गंगा नदी निकट भविष्य में और अधिक स्वच्छ नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क आपका गलत है? अब एक स्टेटमेंट जैसे इस तरीके से बोला जा रहा है कि हालिया अध्ययन में पता चला है, कुछ स्टडीज हुई हैं जिससे पता चला है कि जो गंगा नदी हमारी है अभी निकट भविष्य में आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में जो है ये अधिक स्वच्छ नहीं हो सकती। यानी कि जो पॉल्यूशन उसमें जा रहा है वो ऐसा ही रहेगा 20 से 25 सालों तक। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क आपका सही है? इन चारों विकल्पों में से ये आपको बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बृहत्तर वर्षा वन क्षेत्र की कटाई का दीर्घावधिक प्रभाव क्या होगा। अगर मान लीजिए कि बृहत्तर वर्षा वन क्षेत्र की कटाई हो जा रही है, जो वर्षा वन हमारे बड़े बड़े जंगल हैं, अगर उनकी कटाई हो जाती है तो दीर्घ काल में इसका प्रभाव आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपको
बताना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि पेड़ अगर कम होंगे, पेड़ की कटाई ज़्यादा होगी तो क्या उसका प्रभाव हो सकता है। पेड़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अनमोल हैं, ये आप सभी को पता रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर मृदा अपरदन में वृद्धि हो जाएगी, यानी जिन क्षेत्रों से वर्षा वनों की कटाई हो जाएगी दीर्घावधि में उसके प्रभाव के रूप में मृदा अपरदन में वृद्धि होगी। ये तो आपका ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा। और भी कई सारे इम्पैक्ट आपको इसका देखने को मिल जाएगा अगर बहुत ज़्यादा वनों की कटाई हो जाती है तो। और इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी ऐड कर लीजिएगा, अगर ज़्यादातर पेड़ों की कटाई हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेज होती हैं उनकी मात्रा में बढ़ोतरी भी हो जाएगी, क्योंकि यही पेड़ जो है CO2 को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। तो जैसे कि ऊपर दिया गया कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की घटी हुई मात्रा, ये तो गलत है। अगर पेड़ आप ज़्यादा काट रहे हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगी थोड़ी नहीं, और वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो याद रखना इसका कई सारा इंपैक्ट हमारे जो है जीवन पर पड़ेगा अगर फॉरेस्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे तो। उम्मीद है कि डी ऑप्शन आपने राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन में दिया गया कि पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव का आकलन कभी भी अपवर्जी नहीं होते हैं। कारण क्या बताया जा रहा है कि पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव का आकलन एक ही स्पेक्ट्रम के विपरीत उद्देश्य होते हैं। अब इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और ये मैं बार बार आपको बोलता हूं, कोई भी व्यक्ति जो है एज इट इज जितने शब्द लिखे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में वैसे प्रश्न जो है कोई भी प्रैक्टिस सेट कराया या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि जो मैं आपको करा रहा हूँ झूठा दिलासा मैं नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन हकीकत यह है कि क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है किंतु आर आपका सही हो जाएगा। ए क्या है आपका गलत है लेकिन आर आपका सही हो जाएगा। पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन एक ही स्पेक्ट्रम के जो है विपरीत उद्देश्य होते हैं, न कि पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन कभी कभी अपवर्जी नहीं होते हैं। तो आपका ए गलत है, कारण आर सही है, याद रखना, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे भी प्रश्न जो है आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे और कहे जाएंगे कि इन कथनों पर आप विचार करिए। जो कथन आपका सही है उसका आपको चुनाव करने के बाद क्या करना है, इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका पहला भी सही होगा, क्योंकि वातावरण में पश्च परावर्तित विकिरण को एल्बिडो की संज्ञा दी जाती है। यानी कि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है जब वो परावर्तित हो जाती है चाहे बर्फ के द्वारा, बादलों के द्वारा, तो वो उसका एल्बिडो होता है, याद रखना है। और दूसरा क्या है, काया का ताप संतुलन अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वातावरण अति आवश्यक है, याद रखना है। और इसके बाद से तीसरा है, ताप और सूर्य प्रकाश दोनों वातावरण से होकर गुजरते हैं। जो ताप होता है और सूर्य का प्रकाश दोनों आपके एटमॉस्फेयर या वातावरण से होकर गुजरते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ऊपर ऊपर, क्योंकि वातावरण बीच में आपका पड़ता है तो उससे होकर ही वो गुजरेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका राइट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पेय जल आपूर्ति और स्वच्छता दशक निम्नलिखित में से किस काल अवधि में मनाया गया था। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। ऐसे भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए हर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा, एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सारा क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला नहीं आएगा, सारा क्वेश्चन आपका अभिकथन कारण वाला नहीं आएगा, स्टेटमेंट वाला। एक दो क्वेश्चन आपको 5 प्रश्नों में से देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन एकदम कठिन बनाया जाएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1981 से 1990 के बीच में, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जिसका किसमें उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए। ताप विद्युत संयंत्र, अभी हमने इसके बारे में ऊपर बात किया था, एक क्वेश्चन में आया था ये। तो जो ताप विद्युत संयंत्र होते हैं इसमें से जो है फ्लाई ऐश निकलते हैं, ठीक है। उसकी जो चिमनी होती है उसमें से फ्लाई ऐश निकलते हैं, जो एक पर्यावरणीय हितैषी संसाधन है जिसका उपयोग किस में किया जाता है ये आपको बताना है।
देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि पहला भी आपका सही होगा। सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो फ्लाई एश होते हैं इसमें कई सारे माइक्रो जो है या सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनका इस्तेमाल आप एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। दूसरा, बंजर भूमि के विकास में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब इसमें पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व बंजर भूमि में जब इसको डाला जाएगा तो वहां की जो जमीन है उपजाऊ उसको बनाया जा सकता है। तीसरा, बांध और जल धारण संरचनाओं में यानी सीमेंट बनाने में भी इस फ्लाई एश का इस्तेमाल होता है और ईंट उद्योग में भी इस फ्लाई एश का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना है कि चारों यहां पर सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक विपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है, ये आपको बताने का प्रयास करना है। ऐसी कौन सी प्राकृतिक विपदा या आपदा है जिसको आप कह सकते हैं कि ये जो है आज से प्रारंभ होगी और इसकी समय सीमा 1 महीने बाद यानी कि 1 महीने के बाद ये खत्म हो जाएगी, यानी निश्चित आप नहीं बता सकते कि प्रारंभ और अंत कब होने वाला है। तो देखिए यहां पर जो है इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सूखा। तो अब सूखा एक क्या है, प्राकृतिक विपदा है, या बारिश के कारण जो है सूखा पड़ गया हो, या वो सूखी जमीन रह गई हो, या वो रीजन ही ड्राई है। ठीक है, किसी कारण से ये सूखा आपका आ सकता है। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि इसका प्रारंभ जो है इस डेट से, या कोई निश्चित आप जो है डेट बता सकते हैं, निश्चित समय बता सकते हैं, या इसका अंत कब होगा ये भी आप नहीं बता सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भूकंप तो आप बता सकते हैं कि भूकंप जो है आया उसके बाद से कब खत्म हो गया, इसका आप बता सकते हैं। भूस्खलन के बारे में भी, प्रबंधन या हरिकेन के बारे में बता सकते हैं, लेकिन सूखा के बारे में आप निश्चित जो है समय सीमा नहीं बता सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अभिकथन ए और तर्क वाला ये क्वेश्चन आपका है। तो अभिकथन ए में दिया गया अंतः वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। तर्क दिया जा रहा है कि अंतः पर्यावरण में वायु प्रदूषकों का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित होता है। अब नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। अभिकथन और तर्क या अभिकथन और कारण वाले प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए सही है और आर आपका गलत है। आर क्या है, आपका गलत है, और ए आपका सही यहाँ पर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है कि भारत में जितनी भी नदियां हैं अगर उसमें प्रदूषण के प्रमुख स्रोत के रूप में अगर देखा जाए तो किसको देखा जा सकता है इन चारों विकल्पों में से। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोधित वाहित मल। अब ये जो आपके शहरों के गंदा जो पानी है नालों के माध्यम से जो नदियों में बहाए जाते हैं, ये जो है आपका प्रदूषण का क्या है, प्रमुख स्रोत है। ये आपको याद रखना है। भारतीय नदियां ज़्यादातर गंदे किस कारण से होती हैं, ये जो अशोधित वाहित मल जल जो है बहाए जाते हैं नदियों में। अब ये शहरों का भी है, ये कारखानों का भी है, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनका भी पानी इन नदियों में आता है। जैसे यमुना की हालत आप दिल्ली में देख सकते हैं। दिल्ली के जितने जो है नाले हैं या गंदगी जो है, जो लोग अपने आप को स्वच्छ कर लेते हैं, या कारखानों में जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं और उत्पाद को तैयार करने के बाद जो उससे जो गंदा पानी होता है जिसको वो पूरा यमुना नदी में या किसी भी नदी में बहा दिए जाते हैं। इंडोनेशिया में भी चित्रम नदी का यही हाल है। वहाँ पर भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और उन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियों का पानी जो है चित्रम नदी में बहा दिया जाता है, और वहाँ के जीवन जो है, जो लोग नदियों के किनारे रहते हैं, बहुत ही गंभीर है। बहुत सारे रोग उनको हो चुके हैं, सरकार उस पर केयर नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति कहीं भी आप देख सकते हैं। जब भी अब अशोधित वाहित मल जल जो है नदियों में बहाएंगे तो ऐसी हालत आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देते हैं। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, हरित गृह प्रभाव है, उसमें वृद्धि करती है या योगदान देती है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में इजीली बता पाएंगे।
तो उम्मीद है कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया उनको आप अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। मैंने प्रयास किया कि हर क्वेश्चन का कुछ न कुछ आपको थोड़ा बहुत डिटेल बताया जाए ताकि क्वेश्चन को आप अच्छे से क्लियरली समझ पाएं, और कुछ समझ में भी नहीं आया होगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। अगर कहीं से भी 10% या 5% थोड़ा सा भी अगर लगा होगा कि मैंने आपको वैल्यू दिया है तो आप लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। हम किसी भी प्रकार की कोई भी मांग आपसे नहीं करते, हम बस यही चाहते हैं कि हमारा पॉजिटिविटी या जो मोटिवेशन है बस उसको आप इंक्रीज करते रहिए ताकि हम ऐसे ही कंटेंट आपको हमेशा देते रहें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। इसको शेयर कर सकते हैं ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आपको प्रेस कर लेना है न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। जैसे ही कोई भी एग्जाम रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज या नोटिफिकेशन आती है मैं आपको जेन्युइनली प्रोवाइड करता हूं। आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं। यूट्यूब पे आप खुद से भी एनटीए या यूजीसी नेट की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। अगर नहीं भी चेक कर पा रहे हैं तो ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप निश्चिंत रहिए, जब भी एडमिट कार्ड जारी होगा, जब भी अपडेट कोई भी मिलेगा सिटी इंटीमेशन को लेकर, यानी अग्रिम जो सूचना है शहरों की, किस शहर में आपका सेंटर है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वो अपडेट आपको प्रॉपर वे में मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।